वेलकम एवरीवन। बैलेंस शीट कोर्स के एक लेक्चर नंबर 2 में हम आ गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दी थी, काफ़ी कुछ समझाया था, एक ओवरव्यू दिया था बैलेंस शीट का, और उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व भी करेंगे इस क्लास के एंड होने पे। साथ ही साथ सबसे पहले तो उसी बैलेंस शीट पर मैं आपको लेकर आ जाता हूँ जो बैलेंस शीट मैंने आपको, जिसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि बैलेंस शीट क्या होती है, एक ओवरव्यू आपको दे दिया था, हल्का सा आपको एक झलक दिखाई थी। अभी तक मैंने बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करी। मैंने नहीं बताया कि ये सब क्या होते हैं। एसेट्स की जो पूरी लिस्ट है उसके बारे में चर्चा नहीं करी। लायबिलिटीज़ की जो लिस्ट है उसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी है, क्योंकि जस्ट अभी एक ही लेक्चर हुआ है। लेक्चर नंबर 2 पे हम आ गए हैं। बैलेंस शीट की इस साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटीज़, यानी कि बिजनेस के ऊपर कौन कौन सा उधार है, कितने कितने रुपए का उधार है, वो इस साइड लिखा जाता है। और इसी को हम सोर्सेज ऑफ फंड्स भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इस पर मैंने डिटेल में चर्चा करी थी। साथ ही साथ इस साइड को हम एसेट्स बोलते हैं, एसेट साइड बोलते हैं, और एसेट साइड को ही हम रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इस पर भी मैंने डिटेल में चर्चा करी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट को एनालाइज करना आसान पार्ट है, तो मुश्किल पार्ट ये है कि जो बिजनेस के कंपोनेंट हैं, बैलेंस शीट के कंपोनेंट हैं, इनको आप पहले तो समझ पाएँ कि ये बैलेंस शीट का जो कंपोनेंट है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। काफ़ी कंपोनेंट जो कंपोनेंट है पहले तो वो समझिए क्या है। जैसे कि ये एसेट है, इसकी पूरी लिस्ट है। एक कंपोनेंट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। जितनी भी लिस्ट है एसेट की, आपको पता होने चाहिए कि एसेट का मतलब क्या है, ये बिज़नेस में क्यों यूज़ होते हैं, इसका क्या यूज़ है बिज़नेस में, वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली लायबिलिटी साइड के भी जो कंपोनेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, बिज़नेस इसको कैसे यूज़ करती है, बिज़नेस ने इसका क्या करा, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और फिर इनका आपस में जो लिंक है, एसेट का और लायबिलिटीज़ का आपस में क्या लिंक है, और लायबिलिटीज़ का अब जो लायबिलिटीज़ के कंपोनेंट हैं उनका एक दूसरे से क्या लिंक है, और जो एसेट्स हैं इनका आपस में क्या लिंक है। इनके जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल लूँ लैंड एंड बिल्डिंग का, अगर इस लैंड एंड बिल्डिंग को मैं हटा दूँ तो इसका बिज़नेस पर क्या असर पड़ेगा, बिज़नेस की सॉल्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा, लिक्विडिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो एक एक कंपोनेंट को हम एनालाइज करेंगे तो ही हम एक प्रॉपर जो पूरी बैलेंस शीट है उसको पढ़ पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। और वो आसान पार्ट होता है। मुश्किल पार्ट पर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए ये कोर्स मैंने बनाया है, और इतना मैं बोल सकता हूँ कि इस कोर्स के एंड होने तक आप एक प्रो बैलेंस शीट को एनालाइज करने वाले बन जाएंगे, एक है ना। तो आज हम एक कंपोनेंट लेते हैं बिजनेस का, इसी बैलेंस शीट का ले लेते हैं, जो है बैंक लोन। बैंक लोन 20 लाख रुपए का। ये बैलेंस शीट हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि इस बिज़नेस को बैंक से लोन मिला है 20 लाख रुपए का। ठीक है, मगर एक बात बताइए, ये बैंक लोन कैसे मिला होगा। मान लो ये बैंक है, इधर है, जिस बैंक से लोन मिला है ना वो बैंक ये रहे, इधर है वो बैंक। तो ये लोन कैसे मिला होगा। जो बिज़नेस का ऑनर है, पहले तो इसको हटा ही देते हैं, मान लेते हैं कि ये लोन अभी तक नहीं मिला। ठीक है, ये लोन अभी तक नहीं मिला। अब मान लो ये जो बिज़नेस का ऑनर है, ये बिज़नेस के बैंक के पास लोन लेने के लिए आया कि मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। तो क्या बस इतनी सी बात सुनते ही बैंक ने इस बिज़नेस के ऑनर को 20 लाख रुपए पकड़ा दिए होंगे, ये ले 20 लाख रुपए और लगा दे अपने बिज़नेस पे? नहीं, इसको ऐसे समझिए आप। मान लीजिए आपके पास ना एक इंसान आया जिसको आपको पता है कि इसकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, और वो आपसे 20 लाख रुपए का लोन मांगने आ गया और बोल रहा है कि मैं 2 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। एक इंसान आपके पास ऐसा आया जिसकी सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ, और वो आपसे 20 लाख रुपए का लोन मांग रहा है, और आपको पता है कि इसकी सैलरी 10,000 रुपये है, और वो इंसान बोल रहा है कि वो 2 महीने में आपका लोन दे देगा। क्या आप उसको लोन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपका डिसीजन इस बात पर बेस्ड है कि उसकी सैलरी 10,000 रुपये है और ये 2 महीने में पैसे नहीं लौटा पाएगा। बस यही लॉजिक भी बिजनेस बैंक भी लगाता है लोन देने से पहले, मगर वो खाली इसी बेस पर नहीं लगाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे उस इंसान की सैलरी 10,000 रुपये थी, तो बैंक क्या देखेगा कि इस बिज़नेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये तो देखेगा ही, मगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो बैंक देखेगा लोन देने से पहले, कि इस
बिजनेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगले कुछ मिनटों के लिए हम बैंक का चश्मा पहन लेंगे, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस बिज़नेस को, ये जो आपके सामने बैलेंस शीट है, इस बिज़नेस को लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए 20 लाख रुपए का। एक बात बताइए, अगर मैं बैंक का चश्मा पहन ही रहा हूँ, मैं बैंक बन ही रहा हूँ, ये रहा बैंक, ठीक है, और ये रहा बिजनेस। बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को चाहिए लोन। कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का लोन। क्या बैंक ये 20 लाख रुपए देगा? दे सकता है और हो सकता है ना भी दे, मगर बैंक को एक चीज़ और चाहिए। अगर बैंक ने लोन दिया बिजनेस को, तो बैंक को अपने 20 लाख रुपए तो चाहिए, साथ ही साथ बिजनेस को और बैंक को इंटरेस्ट भी चाहिए, ब्याज भी चाहिए। बैंक अगर लोन देता है बिजनेस को 20 लाख रुपए का, तो वापस भी तो लेगा, ऐसा थोड़ी फ्री में दे देगा हमेशा के लिए। बैंक अगर बिजनेस को लोन दे रहा है तो बैंक बोलेगा कि मेरे को वापस मेरा 20 लाख रुपए भी चाहिए, साथ ही साथ मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए, अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी चाहिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी चाहिए, तभी मैं इस बिजनेस को लोन दूंगा। ये बैंक सोचेगा लोन देने से पहले। और साथ ही साथ बैंक ये भी देखेगा कि इस बिजनेस की औकात है कि वो ये वाली पेमेंट कर सके, वो भी टाइम पर। बैंक क्या देखेगा कि क्या इस बिजनेस की औकात है कि वो मेरा 20 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट टाइमली लौटाता रहे। अगर इसका आंसर है हाँ कि इस बिजनेस की औकात है कि वो 20 लाख रुपए भी लौटाएगा, इंटरेस्ट भी लौटाएगा, तो बैंक लोन दे देगा। अगर बैंक को लगा कहीं ना कहीं कि नहीं, ये पैसा तो कभी रिकवर ही नहीं हो सकता, एक बार बैंक ने लोन दे दिया तो ये वापस नहीं मिल सकता, तो बैंक लोन देगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट माइंड में आएगा बैंक के कि क्या ये पैसा, इस पैसे की रिकवरी हो पाएगी या नहीं। अब रिकवरी कैसे पता चलेगी? रिकवरी के लिए देखिए, जैसे आपने उस बंदे की सैलरी देखी थी, उस इंसान की कि 10,000 रुपये कमा रहा है, तो बैंक भी देख लेगा कि एक बार को कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ये उसी क्लास के लिखा हुआ है आपके सामने। हमने देखा था कि ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था हमने इसी बिजनेस का, इसमें हमने दिखाया था कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का। और ये 6 लाख रुपए कब का है? ये है एक अकाउंटिंग पीरियड का, यानी कि 12 महीनों का। ये 12 महीनों का प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। तो बैंक लोन देने से पहले एक बार इसको कंसीडर तो कर लेगा कि चलो ये बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, मगर बैंक को इतनी अकल तो है, बैंक को इतना तो पता है कि ये जो प्रॉफिट है ये 12 महीनों का है, पिछले 12 महीनों का। हो सकता है अगले 12 महीनों में बिजनेस को लॉस हो जाए, या फिर ये जो 6 लाख रुपए ये 2 लाख रह जाए, 1 लाख रह जाए, 50,000 रुपये रह जाए। तो बैंक को ये बात पता है, तो बैंक प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस तो देगा कि हाँ चलो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, मगर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा कि वो 20 लाख का लोन ही दे दे प्रॉफिट होने पर। तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, इस बात को बैंक ने थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दी। तो अब बात आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक ये देखेगा कि मेरा पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें वापस बैलेंस शीट पर आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये कैश यहाँ से हटा दिया है 20 लाख रुपए, ताकि ये जो बैलेंस शीट है मैच हो जाए, है ना। 50 लाख 50 लाख 20 10 30, हाँ ठीक है 50, ठीक है। अभी तक बैंक ने लोन नहीं दिया है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, बैंक सिर्फ ये देखेगा कि इस बिजनेस के एसेट्स कितने रुपए के हैं, रिसोर्सेज कितने रुपए के हैं। इसमें साफ पता चल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 10, स्टॉक 10, फर्नीचर 5, मशीन 15, कंप्यूटर 5, इन्वेस्टमेंट 5, टोटल 50 लाख रुपए के रिसोर्सेज यानी कि एसेट्स हैं बिजनेस के पास, टोटल 50 लाख रुपए के। अब आप सोचोगे कि बैंक लोन देने से पहले ये क्यों सोच रहा है? वो इसलिए सोच रहा है, बैंक ये देखेगा कि कल को अगर ये बिजनेस बंद
करना पड़ा, अगर ये बिज़नेस बंद हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश, पूरा वाइंड ऑफ हो गया ये बिज़नेस, तो इस बिज़नेस के एसेट्स को बेचकर कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि जब बिज़नेस बंद किया जाएगा तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा, बिज़नेस के एसेट्स को बेचा जाएगा। अब मान लो कि जितना प्राइस, जितनी बुक वैल्यू है इस बैलेंस शीट में, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की 10 लाख रुपए, स्टॉक की 10 लाख रुपए, फर्नीचर के 5 लाख रुपए, मशीन के 15 लाख, कंप्यूटर के 5 लाख, इन्वेस्टमेंट के 5 लाख, इतने ही रुपए मिल जाएंगे बिज़नेस को इन एसेट्स को बेचकर। तो इसका मतलब बिज़नेस के पास 50 लाख रुपए आएंगे और बिज़नेस ने लोन मांगा है कितने का? 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया हो गया अब इसको बैंक को कि हाँ बिजनेस के एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के, 50 लाख रुपए के एसेट्स हैं, और अगर हमने इसको 20 लाख का लोन दे भी दिया तो भी इसके पास अपने एसेट्स बचेंगे 30 लाख रुपए के। यानी कि आसान पार्ट क्या है कि हाँ, हमारे जो 20 लाख रुपए हैं ना, ये तो रिकवर हो जाएंगे, 20 लाख तो रिकवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये 20 लाख कवर होने के बाद भी 30 लाख रुपए बचेंगे बिजनेस के पास। तो इसका मतलब ये जो 20 लाख रुपए हम देंगे लोन, इंटरेस्ट के साथ हम रिकवर कर लेंगे इन केस बिजनेस को बंद करना पड़ा। क्योंकि सबसे वर्स्ट सिचुएशन तो यही होगी ना बिजनेस के साथ कि बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, बिजनेस को लॉस हुआ जा रहा है, तो बिजनेस आखिर में क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो उस केस में बैंक ने क्या सोचा कि इन केस बिजनेस को बंद करना पड़ा तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो इंटरेस्ट के साथ रिकवर हो जाएगा। तो पहला तो रिकवरी के बारे में सोचा बिजनेस ने और बैंक ने कि रिकवर, हमारा जो ये लोन का अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो कैसे सोचा? पहले तो उन्होंने देख लिया कि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, चलो ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बैलेंस शीट को चेक करा, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को देखा कि कितने कितने रुपए में वो बिकेंगे। दूसरी चीज़ जो बैंक देखेगी वो ये देखेगी कि हमारे अलावा भी क्या इस बिज़नेस को लोन्स प्रोवाइड किया है किसी दूसरे बैंक ने या किसी दूसरे इंसान ने या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन ने। अगर मैं इसी बैलेंस शीट की बात करूं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो ऑनर है उसके फ्रेंड ने 10 लाख रुपए दिए थे, जो ऑनर है उसके रिलेटिव ने 10 लाख रुपए दिए थे। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर ये 50 लाख रुपए के एसेट बेच दिए जाएं तो फ्रेंड को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और रिलेटिव को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी इतने का ही लोन दिया हुआ है, यानी कि 20 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर एक नई कैलकुलेशन बनाएगा बैंक कि बिजनेस के पास 50 लाख रुपए के एसेट्स हैं, ठीक है जी, जिसमें से रिलेटिव और फ्रेंड का जो लोन है वो 20 लाख रुपए का है, 20 लाख रुपए का है। अब इस बिजनेस के पास 30 लाख रुपए बचे हैं। अब बैंक क्या देखेगा कि क्या और कोई लोन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। अब एक सेकेंड, अब बैंक ये देखेगा कि बिजनेस के पास 30 लाख रुपए बचे हैं और इस बिजनेस ने हमसे 20 लाख रुपए का लोन मांगा है, 20 लाख का लोन मांगा है। इसके बाद बिजनेस के, अगर हम ये लोन दे देंगे, इसके बाद भी बिजनेस के पास 10 लाख रुपए के एसेट्स बचेंगे। इसका मतलब अभी भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो रिकवर हो जाएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर हो जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो भी रिकवर हो जाएगा, चांसेस हैं पूरे। तो अब ये जो बैंक है अपना कुछ डिसीजन ले सकता है। डिसीजन अभी भी बैंक का ही होगा कि लोन अप्रूव करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। मान लो बिजनेस को जो लोन है वो सैंक्शन हो गया, यानी कि लोन दे दिया 20 लाख रुपए का, बिजनेस को 20 लाख रुपए का लोन मिल गया। मान लेते हैं कि बैंक ने दे दिया, वो अपना पूरा कैलकुलेशन करी, उनको लगा कि हाँ हमारा
जो लोन है वो रिकवर हो जाएगा। बैंक लोन बिजनेस को मिल गया 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए मिल गया, यानी कि कैश भी आ गया बिजनेस के पास, कैश में आया होगा ना, तो कैश आ गया। इसका मतलब बिजनेस के सोर्सेस ऑफ फंड्स यानी कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स अब हो गए हैं 70 लाख रुपए के। अब मैं सीधा लिंक करूंगा जो मैं समझाना चाह रहा था इसमें। अभी तक तो हमने बैंक का चश्मा पहना था, अब बैंक का चश्मा हम निकाल सकते हैं। बैंक ने लोन दे दिया है 20 लाख रुपए का, काफ़ी उन्होंने एनालाइज करा, सिचुएशन को देखा, आपने भी देखा हुआ कि बैलेंस शीट को बैंक ने कैसे रीड करा। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखी कि इन केस वर्स्ट सिचुएशन पे चला गया बैंक, कि इन केस कल को बिजनेस को बंद करना पड़ा तो हमारा पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस यही बात सोची बैंक ने। अब एक बात बताइए मुझे, हमने ये जो 30 लाख रुपए हैं ये क्यों नहीं माइनस करे? मैंने, अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर इस 50 लाख रुपए में से फ्रेंड का लोन और रिलेटिव का लोन जो कुल मिला के 20 लाख रुपए था वो मैंने माइनस करवाया। उसके बाद मैंने सीधा बैंक का लोन जो था 20 लाख रुपए वो माइनस करवाया। मैंने ये जो कैपिटल है ओनर का 30 लाख रुपए ये क्यों नहीं माइनस करवाया? देखिए यहीं पर आता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लेम ऑन एसेट्स। जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो है क्लेम ऑन एसेट। क्लेम ऑन एसेट दो टाइप के होते हैं, एक ओनर्स क्लेम और एक आउटसाइडर्स क्लेम। ठीक है, ओनर्स क्लेम के तो नाम में ही ओनर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे। ओनर का मतलब जो बिजनेस का मालिक है, यानी कि ओनर का क्लेम का मतलब जिस इंसान ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है वही तो ओनर होगा ना। तो इस बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, इस बैलेंस शीट में बिजनेसमैन ने, जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ओनर है, उसने 30 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। ठीक है, बैंक ने लगा दिए 20 लाख रुपए, फ्रेंड ने लगा दिए 10 लाख रुपए, रिलेटिव ने लगा दिए 10 लाख रुपए, और ये वाली साइड है एसेट्स जो कि हैं 70 लाख रुपए के। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे कि बैंक ने सोचा था कि कल को बिजनेस को बंद करना पड़ा तो मेरा पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं रिकवर हो पाएगा। तो बिजनेस ने क्या देखा था, इन सभी एसेट्स को ये देखा था कि कल को बिजनेस बंद करा तो इन सभी एसेट्स को बेच के कितना पैसा मिलेगा। तो बैंक ने अपना क्लेम निकाला था कि मेरा 20 लाख का क्लेम इन एसेट्स पर है, कल को बिजनेस को बंद करना पड़ा तो इन एसेट्स पर मेरा 20 लाख रुपए का क्लेम है। ठीक है, अगर सेम चीज़ फ्रेंड भी तो सोच सकता है ना, बैंक ने लोन देने से पहले सोच लिया, फ्रेंड भी सोचेगा कि मैं लोन दे रहा हूँ 10 लाख रुपए का, तो जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं इन पर मेरा क्लेम है 10 लाख रुपए का, कल को बिजनेस बंद करना पड़ा इन केस तो इन एसेट्स को बेचकर मेरे 10 लाख रुपए रिकवर होने चाहिए। सिमिलर चीज़ ये रिलेटिव भी सोचेगा कि मैंने बिजनेस को 10 लाख रुपए का लोन दिया है, इन एसेट्स को बेचकर मेरे 10 लाख रुपए रिकवर हो जाने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बैंक का क्लेम कितना है, बैंक का क्लेम है 20 लाख रुपए का, किस पर, एसेट्स पर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं एक जगह बना के लिखता हूं, इसी शीट पर आ जाए, यहीं लिख देता हूं, क्लेम ऑन एसेट्स, क्लेम ऑन एसेट्स। बैंक का क्लेम है इन एसेट्स पर जो कि 70 लाख रुपए के हैं 20 लाख रुपए का। फ्रेंड का क्लेम है इन एसेट्स पर जो कि हैं 70 लाख रुपए के 10 लाख रुपए का। रिलेटिव का क्लेम है इन एसेट्स पर 10 लाख रुपए का। सिमिलरली जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसका क्लेम है इन एसेट्स पर 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का क्लेम है इन एसेट्स पर। मगर
ये जो 30 लाख रुपए है ना, ये फिक्स नहीं है, ये 30 लाख रुपए फिक्स नहीं है, ये थोड़े रिस्की हैं। ये क्यों है? क्योंकि जो क्लेम होता है ना, क्लेम होता है, इसकी प्रायोरिटी भी है। पहले तो ये समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ क्लेम कितने हैं? 2 टाइप के हैं। ओनर का क्लेम, यानी कि जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, ओनर का जो पैसा लगा हुआ है कैपिटल, जो कि इस केस में 30 लाख रुपए था। और आउटसाइडर्स क्लेम, बाकी के जितने भी क्लेम है ना, वो सारे आउटसाइडर्स हैं। जितने भी हैं ये कौन है? आउटसाइडर्स। कौन कौन? बैंक, फ्रेंड और रिलेटिव, ये कौन है? आउटसाइडर्स। ये बिजनेस के बाहर के हो गए ना, बैंक भी बिजनेस के बाहर का है, फ्रेंड भी बिजनेस के बाहर का, रिलेटिव भी। पैसा बिजनेस किसका है? ओनर का। तो ओनर का क्लेम 30 लाख रुपए, ये अलग है, और जो बाकी के हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? आउटसाइडर्स क्लेम। मगर क्लेम सभी का किस पर है? बिजनेस के एसेट्स पर। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब हुआ, कल को बिजनेस को अगर बंद करना पड़ा तो भाई हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो देखा जाता है। ठीक है जी। अभी मैंने कहा था कि ये जो ओनर का क्लेम है थोड़ा रिस्की रहता है। वो क्यों होता है वो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये आउटसाइडर्स क्लेम क्या है ये भी आपको समझ में आ गया, और ये ओनर्स क्लेम क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। इस क्लेम की ना प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी दी हुई है इस क्लेम को। जो क्लेम है इन पे प्रायोरिटी है। बैलेंस शीट में प्रायोरिटी का रूल होता है, वो क्या है कि हमने ये तो मान लिया कि मान लो 70 लाख रुपए मिलेंगे एसेट्स को बेचकर। जो एसेट्स है ना, एसेट्स को अगर कल को बेचना पड़ा तो 70 लाख रुपए मिलेंगे, ये तो हमने मान लिया। मगर इस 70 लाख में हमने ये भी देखा कि ओनर का भी क्लेम है और आउटसाइडर्स का भी क्लेम है। तो ये तो सारे ही पैसे मांगने आ जाएंगे कि हमारे को पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। तो एक रूल बना दिया, वो रूल है प्रायोरिटी के क्लेम का। इसमें क्या है कि जो प्रायोरिटी बनाई गई है ना, ये जो एसेट बेच के 70 लाख रुपए मिले जाएंगे, सबसे पहले दिए जाएंगे आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स को यानी कि जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं ना, जैसे कि बैंक था, फ्रेंड था, रिलेटिव थे, ये बाहर के लोग हैं। इन्होंने जस्ट लोन दिया है और उनको अपने लोन के पैसों से मतलब है, प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ये चाहिए उनको। उनको बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजनेस के एक्टिविटीज़ से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जो बिजनेस की सरदर्दी है रोज़ की, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपने क्लेम से, उनको अपने क्लेम से मतलब है कि हमको हमारा पैसा चाहिए। तो इसलिए रूल ये है कि आउटसाइडर्स को पहले पैसे दिया जाए, पैसे पहले दे दिए जाएंगे। जैसे 70 लाख रुपए एसेट्स बेच के मिले, तो इस 70 लाख रुपए में बैंक का 20 लाख रुपए और बाकी दोनों का 10-10 लाख रुपए, यानी कि 40 लाख रुपए। तो इस 70 लाख रुपए में से जो क्लेम दिया जाएगा वो कुछ ऐसे होगा। अगर इन केस बिजनेस बंद किया गया तो, ये तब के क्लेम की बात करी जा रही है, तो 40 लाख हो गया आउटसाइडर्स का। आउटसाइडर का जो क्लेम है ये उसकी बात हो रही है। अब बचे बिजनेस के पास 30 लाख रुपए, ये किसको दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे जो ऑनर है। ये हो गया ऑनर का क्लेम, ऑनर्स क्लेम। ठीक है जी। अभी चर्चा ख़त्म नहीं हुई है, अभी बात जस्ट शुरू हुई है। अभी इसमें थोड़ी केस स्टडीज़ बन सकती हैं। अभी तो हमने एज्यूम कर लिया कि 70 लाख रुपए के एसेट थे और वो 70 लाख रुपए में ही बिक गए। अब मैं थोड़ा इसको चेंज करना चाहूँ। अगर ये जो 70 लाख रुपए के एसेट्स थे, मान लो ये सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए में बिके, 60 लाख रुपए में बिके। आउटसाइडर क्लेम तो उतना ही होगा, 20 लाख रुपए बैंक का और
रिलेटिव का और फ्रेंड का, ठीक है जी। और इसके बाद बिजनेस के पास बचे 20 लाख रुपए, और जो ऑनर का क्लेम था वो तो 30 लाख रुपए था, 30 लाख रुपए था। तो ऑनर को तो मिलेंगे ही नहीं, 30 लाख तो मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के पास बचा ही कितना, 20 लाख रुपए बचा। अब ऑनर को सिर्फ 20 लाख रुपए मिलेंगे। ऑनर ने लगाए थे बिजनेस में 30 लाख रुपए, ऑनर की कैपिटल 30 लाख रुपए थी ना, मगर बिजनेस इन केस बंद करना पड़ा, क्योंकि बिजनेस के एसेट बेचकर सिर्फ 60 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से 40 लाख रुपए आउटसाइडर्स को मिल जाएंगे, क्योंकि आउटसाइडर्स को तो अपना पूरा पैसा चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी। तो मान लो उनको 40 लाख रुपए पूरी पेमेंट कर दी गई। अब बिजनेस के पास 20 लाख रुपए बचे हैं। तो जो लास्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा ऑनर की होगी। ऑनर को हमेशा लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी। लास्ट में जो बचेगा ना पैसा वो दिया जाएगा लास्ट में, समझे। अगर मान लो इसी केस में मैं बोलूं कि जो एसेट थे बिजनेस के वो 40 लाख रुपए में बिके, 40 लाख रुपए में बिके। अब बताओ बिजनेस के पास कितना बचा, बिजनेस के पास बचा शून्य, क्योंकि जो 40 लाख रुपए एसेट बेच के मिले वो आउटसाइडर्स ले जाएंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट क्लेम है। आउटसाइडर्स के 40 लाख रुपए थे, उनको दे दिए जाएंगे। ये लो आपके 40 लाख रुपए। अब बिजनेस के पास कुछ नहीं बचा, और इसका मतलब जो ऑनर का क्लेम है वो कितना हो गया, ज़ीरो। बिजनेसमैन ने लगाए थे कितने बिजनेस में, 30 लाख रुपए लगाए थे, मगर ये जो एसेट बुक्स में दिख रहे थे 70 लाख रुपए के, ये बिके कितने में, ये बिके 40 लाख रुपए में। और ये 40 लाख रुपए कौन ले जाएगा, आउटसाइडर्स, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में 40 लाख रुपए लगाए थे, उधार दिए थे। अब ये भी तो केस हो सकता है कि ये 30 लाख रुपए हो जाए। अब क्या होगा, अब तो आउटसाइडर्स भी लॉस में। 30 लाख रुपए एसेट्स बेचकर मिले, आउटसाइडर्स का क्लेम है 40 लाख रुपए। तो इस केस में क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कितना मिलेगा। वैसे तो रेशियो में ही बांट दिया जाता है, जैसे कि बैंक का 20 लाख रुपए था, फ्रेंड का 10 लाख रुपए था, रिलेटिव का 10 लाख था, तो इनको 2:1:1 की रेशियो में बांट दिया जाता है। वैसे कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कितना मिलेगा, मगर कहने का मतलब वही हुआ कि आउटसाइडर को इस केस में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मगर जो ऑनर है उसको तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। 30 लाख रुपए में एसेट बिके हैं, वो 30 के 30 ये आउटसाइडर्स को मिल जाएगा। तो जो ऑनर का क्लेम है वो थोड़ा रिस्की रहता है, थोड़ा क्या काफ़ी रिस्की रहता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो लास्ट प्रायोरिटी दी गई है वो ऑनर को दी गई है, लास्ट में पैसा मिलेगा। और ये सारा जो हम बात कर रहे हैं ये किस बारे में बात कर रहे हैं, इन केस बिजनेस बंद करना पड़ा ना, बिजनेस को अगर हम आज की डेट में बंद कर दें, बिजनेस वाइंड ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो इसलिए क्लेम ऑन एसेट देखना, आपको जब भी बैलेंस शीट देखो तो थोड़ा क्लेम ऑन एसेट भी दिमाग में रखते हुए बैलेंस शीट को रीड करो कि किसका कितना पैसा इसमें लगा हुआ है बिजनेस पर। कोई भी लोन देने से पहले, बैंक अगर लोन देने से पहले, आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर बैंक लोन देने वाला है, अभी दिया नहीं है, लोन देने वाला है, तो वो ये सिचुएशन ज़्यादा अच्छी मानेगा कि कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है या फिर दूसरों ने लोन ज़्यादा दिया हुआ है, कौन सी सिचुएशन उनके लिए अच्छी है? इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना। एक बार फिर पूछूंगा, अगर कोई लोन देने वाला है, बैंक लोन देने वाला है, अभी बैंक ने लोन नहीं दिया है, तो बैंक के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी, बढ़िया सिचुएशन क्या होगी? ये बढ़िया सिचुएशन क्या होगी? ये होगी कि जो बिज़नेस का ओनर है वो उसने ज़्यादा पैसा लगाया हो बिज़नेस में, या फिर ये उसके लिए बढ़िया सिचुएशन होगी कि जो बाकी लोगों ने लोन दिया है, बाकी इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये आप मुझे बताइए
कि अगर कोई लोन देने से पहले क्या सोचेगा, उसके लिए क्या अच्छा होगा। तो क्लेम ऑन एसेट का मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लाइक्स आप करेंगे उतना ज़्यादा मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा और इस कोर्स को कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मैं स्टार्ट करता रहूँगा। एक बात बताइए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्लेम ऑन एसेट मैंने आपको बताया उसका मतलब सिर्फ यही है, ये जो कैपिटल है ऑनर की, ये कितनी है, 30 लाख रुपए। तो इसका मतलब ऑनर का जो क्लेम है इन एसेट्स पर वो है 30 लाख रुपए का, बैंक का क्लेम 20 लाख रुपए का, फ्रेंड का 10 लाख रुपए का, रिलेटिव का 10 लाख रुपए का। और क्लेम का मतलब क्या होता है, हक। इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है हक, या आप उसको दावा भी बोल सकते हैं। अभी कल को ये एसेट बेचे गए तो इनका इतने इतने रुपए का दावा है इन एसेट्स के ऊपर। अब जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, अगर मैं इसकी चर्चा कर लूँ थोड़ी आपके सामने। एक बात बताइए, वाई इज़ कैपिटल शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया कि कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ लास्ट क्लास में समझाया था, तो ये आपको लास्ट क्लास में इसका आंसर मिल गया था जो मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिए थे। अगला क्वेश्चन है, इस लोन टेकन फ्रॉम बैंक अ सोर्स ऑफ फंड और एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एक्सप्लेन। देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं ना, पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होते हैं। एसेट्स को ही, जो एसेट साइड है ना, ये तो होती है लायबिलिटी साइड को, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, कि बिजनेस के पास पैसा कहाँ कहाँ से आया। अब इस पैसे को हमने कहाँ कहाँ लगाया, कैसे कैसे यूज़ करा, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। साथ ही साथ इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि एसेट साइड्स को हम कहते हैं। जो पैसा आपने अरेंज करा, इसको कैसे अप्लाई करा बिजनेस में, ये उसकी बात करी जा रही है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इस लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया बिजनेस ने, वो सोर्सेस ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है, एक्सप्लेन। तो वो सोर्सेस ऑफ फंड है, लोन लिया है, बिजनेस के पास पैसा आया है, पैसा अरेंज किया गया है, तो वो सोर्सेस ऑफ फंड है। कैन लायबिलिटीज एग्जिस्ट विदाउट एसेट्स, गिव रीजनिंग। क्या लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है बिना एसेट्स के? एक बात बताइए, इसमें ये क्वेश्चन बोला गया है, ये मान लो ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। इन्होंने बोला है क्या लायबिलिटीज सिर्फ इस बिजनेस के पास लायबिलिटीज हैं, एसेट्स है ही नहीं, एसेट्स है ही नहीं। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या लायबिलिटीज सिर्फ लायबिलिटीज हों कि आपने बैंक से लोन, एक तो सबसे पहले तो बिजनेस मैन जो है वो अपना पैसा लगाएगा, यानी कैपिटल लगाएगा। मान लो बैंक से भी लोन ले लिया, बैंक से भी लोन ले लिया, है ना, बैंक से लोन ले लिया। और क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। लोन ले लिया, यानी कि काफ़ी सारे लोन ले लिए, है ना, रिलेटिव से लोन ले लिया। अब बिजनेस के पास क्या आ गया, इन सब से पैसा तो आ गया, पैसा अरेंज हो गया, सोर्सेस, ये क्या हो गया हमारे सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा आ गया यानी कि फंड्स आ गए। अब इस पैसों से कुछ खरीदा है नहीं खरीदा, कुछ खरीदोगे तो ही। अगर आपके पास पैसा, मान लो ये सारे मिलाकर बनते हैं 50 लाख रुपए, तो इसका मतलब बिजनेस के पास कैश तो आ ही गया 50 लाख रुपए का। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत नहीं हो जाएगी? कैन लायबिलिटीज एग्जिस्ट विदाउट एसेट, बिना एसेट के तो लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। यही रीज़न है इसका जो मैंने आपको बताया। जैसे जैसे सोर्सेस ऑफ फंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यानी कि जो एसेट साइड है, वो बढ़ती जाएगी। बिना एसेट के लायबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वाई आर लायबिलिटीज समटाइम्स कॉल्ड सोर्सेस ऑफ फंड, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि लायबिलिटीज़ को हम सोर्सेस ऑफ फंड्स क्यों कहते हैं। इफ़ अ बिजनेस हैज़ नो लायबिलिटीज कैन इट स्टिल प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, हाउ। ये भी एक अनोखा केस है कि इन्होंने बोला है कि
अगर किसी बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है तो क्या उसको बैलेंस शीट बनानी है? क्या वो स्टिल बैलेंस शीट बना सकती है? उन्होंने बोला कि बिजनेस के एसेट्स तो हैं मगर लायबिलिटीज़ नहीं है, लायबिलिटीज़ नहीं है। एक बात बताइए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैपिटल भी बिजनेस का क्या है, एक तरीके का उधार है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर कराया था। तो अगर आउटसाइडर्स क्लेम नहीं है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ नहीं है और किसी ने उधार नहीं दिया या फिर उधार नहीं लिया किसी से कम बिजनेस का ओनर का तो पैसा लगा होगा ना, वरना बिजनेस स्टार्ट ही कैसे होगा, बिजनेस शुरू ही कैसे होगा। मान लो 10 लाख रुपए का कैपिटल थी, तो यानी कि बिजनेस के पास कैश कह लो या जितने भी एसेट्स हैं वो टोटल मिला के 10 लाख रुपए के तो होंगे ही। तो अगर आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ नहीं है ठीक है चलेगा, मगर जो ऑनर का क्लेम है यानी कि जो कैपिटल है वो तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर ये भी नहीं होगी तो बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आएगा, कैश कहाँ से आएगा? कुछ पैसा ही नहीं होगा, कुछ एसेट्स ही नहीं ले पाओगे। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इफ़ अ बिजनेस हैज़ नो लायबिलिटीज़ कैन इट स्टिल प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना सकते हो इन केस आपके पास आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ नहीं है, मगर आपके पास जो ऑनर है उसका तो पैसा लगा होगा ना, कैपिटल तो लगी होगी, तो वो तो दिखानी ही पड़ेगी बैलेंस शीट में। अब आते हैं नेक्स्ट केस पर। अब प्रोप्राइटर इन्वेस्ट 5 लाख रुपए। जो बिजनेस का मालिक है उसने इन्वेस्ट करे 5 लाख रुपए, यानी कि कैपिटल हो गई 5 लाख रुपए की, कैपिटल 5 लाख रुपए की। ऑल्सो टेक्स बैंक लोन ऑफ 3 लाख रुपए। बैंक से लोन लिया 3 लाख रुपए का। आइडेंटिफाई ऑल सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो ये सोर्सेस ऑफ फंड ही तो हो गए ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। तो ये क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड्स कितने रुपए के, 8 लाख रुपए के। अ बिजनेस बायस मशीनरी वर्थ 2 लाख ऑन क्रेडिट, डस दिस क्रिएट सोर्सेस ऑफ फंड्स बाय। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सोर्सेस ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, बिजनेस पैसे अरेंज करता है अलग अलग जगहों से। जैसे बिजनेस का जो मालिक है यानी कि ऑनर है वो कैपिटल लगाता है, या फिर बैंक से लोन ले लिया, या फ्रेंड से लोन ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, ऐसे ही एक और उन अच्छा ये भी मान लीजिए आपने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए का, ठीक है, बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, आपके पास कैश आ गया, मान लो 5 लाख रुपए का कैश आपने रखा और एक मशीन खरीद ली, कितने हो गए, 15 लाख रुपए की मशीन आपने खरीद ली। ये आपके पास एसेट है। अब आपको एक मशीन की और ज़रूरत है, दूसरी मशीन है वो आपको ज़रूरत है, तो वो कितने रुपए की आएगी, वो मशीन आएगी 5 लाख रुपए की। मगर आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है तो आपने वो उधार पर ख़रीद ली। तो जिससे आपने उधार पर ख़रीदी वो आपके लिए क्या कहलाएगा, उसने आपको एक तरीके का लोन दे दिया ना। 5 लाख रुपए ये आपके पास आए थोड़ी हैं, आपको उसने उधार में दे दी, फाइनेंस कर दी। तो आपका सोर्सेस ऑफ फंड बढ़ गया ना एक तरीके से, आपके ऊपर अब ये 5 लाख रुपए का उधार और आ गया, 5 लाख रुपए का उधार और आ गया आपके ऊपर। 10 लाख रुपए जो कैपिटल था वो है, ये क्या है, बैंक लोन, और ये 5 लाख रुपए का और आ गया, इसको आप क्रेडिटर्स कह सकते हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ फंड, बढ़ गया एक उधार पर एसेट लेने से। ज़रूरी नहीं है कि आपको सोर्सेस ऑफ फंड में कैश ही मिले, पैसा ही मिले। इस केस में क्या मिला आपको, मशीन मिल गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपेयर्स इन बैलेंस शीट, इज इट सोर्सेस ऑफ फंड और एक्सप्लेन और एक्सपेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आउटस्टैंडिंग, देखिए मैंने आपको वैसे बताया नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं,
तो इसको मैं अभी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, मगर एक ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम कंपोनेंट्स भी स्टार्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना इसमें, हाँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? देखिए, आपने ना अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ से काम करवा लिया, यानी कि काम करवा लिया, उससे सर्विस ले ली, यानी कि बिजनेस ने बेनिफिट कंज्यूम कर लिए। कैसे करे? उससे काम करवा के, उससे सर्विस लेके, मगर बिजनेस ने अभी तक इसकी सैलरी पे नहीं करी, इस एम्प्लॉय की सैलरी पे नहीं करी। तो जब तक बिजनेस इस एम्प्लॉय की सैलरी पे नहीं कर देता, तो ये खर्चा, जो सैलरी का खर्चा है, वो खर्चा नहीं हो गया। अब वो क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो बन गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो बन गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है बिजनेस के लिए लायबिलिटी, खर्चा नहीं होती है, ये लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी, उधार। क्यों उधार है? क्योंकि आपने ऑलरेडी इससे काम करवा लिया है, इससे बेनिफिट्स ले लिए हैं एम्प्लॉयज़ से, और अब आपकी बारी थी इसको सैलरी पे करने की। आपने अभी तक इसकी सैलरी पे नहीं करी है, तो जब तक आप इसकी सैलरी पे नहीं कर देते, तो आपके लिए तो ये उधार रहेगा ना, उधार रहेगा। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये सोर्सेस ऑफ फंड्स कैसे हुआ? आपने उससे काम करवा लिया, ठीक है, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, आपके ऊपर उधार है ये, तो ये सोर्सेस ऑफ फंड्स कैसे हो गया? अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि ये सोर्सेस ऑफ फंड कैसे हुआ, बिजनेस के पास कैश कैसे आया। देखिए, कैश ऐसे आया, इसको भी अलग से समझाता हूँ। मान लीजिए बिजनेस के पास कैश था 10 लाख रुपए का, ठीक है, और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मान लो ये है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, यानी कि एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पे करने थे, अभी तक करे नहीं। बिजनेस के पास 10 लाख रुपए हैं आज की डेट में। अगर इस एम्प्लॉय की सैलरी पे कर दी होती टाइम पर, तो बिजनेस के पास अभी कितना कैश बचता? 1 लाख रुपए माइनस कर दो, तो बिजनेस के पास 9 लाख ही तो बचते, है ना, क्योंकि 1 लाख रुपए अभी पेमेंट नहीं करी है, इस वजह से 10 लाख रुपए बचे हुए हैं बिजनेस के पास। अगर इसकी पेमेंट कर दी जाए या कर दी गई होती, तो बिजनेस के पास अभी 9 लाख रुपए ही होते। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो कैश 10 लाख रुपए का है, ये क्या है? इसमें 1 लाख रुपए किसके हैं? सोर्सेस ऑफ फंड की वजह से आए हैं। वो सोर्सेस ऑफ फंड क्या है? ये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस आउटस्टैंडिंग सैलरी की वजह से अभी बिजनेस के पास जो कैश है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, बिजनेस के पास फंड्स ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं। अगर ये अभी आज की डेट में माइनस कर दिए जाएं, तो फंड्स कम हो जाएंगे, 9 लाख रुपए हो जाएंगे, 10 लाख रुपए की जगह 9 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इसलिए इसको इस तरीके से देखें कि बिजनेस के पास फंड्स कैसे आ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली क्या बन जाता है? सोर्सेस ऑफ फंड्स, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज़ से बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए हैं, तो अब आपने उसको सैलरी पे नहीं करी है, इस वजह से ये क्या बन गया? सोर्सेस ऑफ फंड। आई होप आपको आज की क्लास भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।